नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। दोस्तों, स्वस्थ रहने की बात की जाए तो आमतौर पर बीमार ना होने को ही लोग स्वस्थ रहना समझते हैं। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाना है। पिछले वर्षों में ये जो कार्य हुआ है वो दुनिया भर में बहुत से लोग जो योग के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे अब व्यापक रूप से जान रहे हैं और योग के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समय नहीं निकाल पाते हैं। ये उनकी अपनी मजबूरियां भी हो सकती हैं और बहाने भी हो सकते हैं। बहरहाल, आज की बदलती जीवन शैली के कारण वजन के बढ़ने की बात हो, हृदय रोग और तनाव, डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो, जब सेहत बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है तब मन में ख्याल आता है कि क्या हम इससे बच सकते थे। आज योग स्पेशल कार्यक्रम में हम समझेंगे कि क्या योग के जरिए तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि योग कब करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसे आज हम विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे। आज का विषय जान लें, योग जो रखे सदैव निरोग, ये है हमारा आज का विषय। योग और स्वास्थ्य से संबंधित आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, किसी समस्या से ग्रस्त हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री 2 नंबर आपके लिए 1 घंटे तक उपलब्ध रहेंगे। पहला नंबर है 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। तो 1 घंटे तक ये नंबर आपके लिए चालू रहेगा। आप कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात कर सकते हैं। आइए उनसे हम आपकी मुलाकात करवा दें। आप हैं मुरारजी देसाई, राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक डॉक्टर ईश्वर वी वसव रेड्डी, जो हमें योग के महत्व, इसके फायदे और महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रकाश डालेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। साथ ही स्वागत है हमारे एक और मेहमान का, डॉक्टर वीएम कोहली का। आप जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, साथ ही आप होलिस्टिक मेडिसिन के भी ज्ञाता हैं। आपसे हम समझेंगे कार्डियोवैस्कुलर रोग में योग करने के क्या फायदे हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है प्रख्यात योग गुरु डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी। आप प्राचीन विद्याओं के शिक्षक भी रह चुके हैं और 4000 से ज़्यादा योग वर्कशॉप का संचालन कर चुके हैं। आप खास तौर से स्वस्थ तन और स्वास्थ्य पर प्रकाश डालेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुरक्षित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए योग के बारे में हम जानेंगे और जानते हैं योग के सूक्ष्म विज्ञान को, जो मन, शरीर, आध्यात्म और अनुशासन एक सूत्र में सबको बांधता है और हमें जीने की राह दिखाता है। देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। सृष्टि की शुरुआत में अंधेरा था, घुप अंधेरा, और अंधेरा अंधेरे से ढका हुआ था। फिर एक ध्वनि के साथ प्रकाश का प्रादुर्भाव हुआ। फिर प्रकृति आई, एनर्जी यानी ऊर्जा का सृष्टि में विस्तार होता गया। फिर स्वस्थ क्षमता, स्वस्थ मन और स्वस्थ चेतना के साथ पुरुषार्थ का विकास हुआ। विकास के इस क्रम में लगभग 5000 साल पूर्व भारत में एक ऐसा इंसान हुआ जिसने चेतना के तथ्यों को रहस्य से बाहर निकालकर योग को शुद्ध विज्ञान बना दिया। महर्षि पतंजलि का योग दर्शन कहता है, योग के समान कोई बल नहीं और सांख्य के समान दूसरा कोई ज्ञान नहीं। जी हाँ, ज्ञान सृष्टि की दृष्टि में समाहित एकमात्र योग ही तो है जो नित्य नए आयाम खोलता है। यह प्रकृति का एक मजबूत आधार है, एक ऐसा आधार जो बीज से पौधा और फिर एक वृक्ष के रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह जुड़ता भी है और जोड़ता भी है। यम और नियम पर खड़ा योग की न कोई जाति होती और न ही कोई समुदाय। कहना चाहिए कि जोड़ और समाधि से बना योग एक ऐसा राजपथ है जो विज्ञान को पूर्ण चिकित्सा पद्धति से जोड़ता है। इसलिए मानना ही होगा कि योग मनुष्य के अंदर की विकृतियों का निरोध है। गौरतलब है
कि हमारे ही शरीर पर हमारा ध्यान तब जाता है जब हम किसी रोग के शिकार हो जाते हैं, फिर चाहे बात वजन के बढ़ने की हो, मोटापा की हो, हृदय रोग और तनाव या फिर निराशा या अवसाद की हो। जब सेहत पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है तब मन में ख्याल आता है, रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में। मंजिलें न भी दिखे पर दूरियां तो घट ही जाती है। तभी तो आज पूरी दुनिया एक साथ योग की शक्ति का अनुभव कर रही है। जाहिर है आज उभरते हुए भारत की विश्व गुरु के रूप में बदलती तस्वीर का श्रेय जितना हमारी संस्कृति और संतों को जाता है, उतना ही विश्व पटल पर योग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी जाता है। एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि हफ्ते में 5 दिन हर रोज 30 मिनट योग करने से हृदय रोग और जल्दी मौत के खतरे को कम किया जा सकता है। जी हाँ, योग की सिद्धि से व्यक्ति शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से भी पूर्ण निरोगी रह सकता है। योग न केवल तन, न केवल मन बल्कि ऊर्जा का भी संचार करता है, एक एनर्जी देता है जिससे हम पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं। यह न केवल शरीर को लचीला बनाता है बल्कि श्वसन क्रियाओं में सहायता करने के साथ त्वचा को सुंदर और बैठने खड़े होने का अनुशासन भी सिखाता है। योग के प्रयास से न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है बल्कि पाचन प्रक्रिया भी ठीक रहती है। और यदि बात महिलाओं की करें तो महिलाओं को किशोरावस्था से लेकर मोनोपॉज तक की अवस्था तक गुजरना पड़ता है। ऐसे में योग की बड़ी भूमिका हो जाती है। लेकिन अभी भी जरूरत है इस सूक्ष्म विज्ञान को जानने की और ये समझने की कि मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाला योग स्वस्थ जीवन जीने की कला है। यकीनन योग कोई सजा नहीं, मजा है। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सब संकल्प लें कि स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहे, सारा कुछ रहे अच्छा और रोग ग्रसित एक भी न हो अब भारत का एक भी बच्चा। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट आपने देखी स्वस्थ जीवन पर, क्योंकि योग कोई सजा नहीं, मज़ा है। जी हाँ, चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और कैसे आप अपने जीवन में इसे शामिल कर सकते हैं। और अगर आप योग करते हैं तो हो सकता है कुछ गलतियां भी होती हों, उन्हें भी आज हम बताएंगे कि उन गलतियों को कैसे दूर करें। सबसे पहले डॉक्टर रेड्डी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि योग करना बहुत अच्छा है, ये हम सब मान रहे हैं और अब तो पूरी दुनिया इस बात को मान रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि इसके लिए समय निकालना बहुत मुश्किल है। अब व्यस्त दिनचर्या में कहाँ से समय निकालें योग के लिए, जब मन भी शांत रखना है और अपने तन को भी अपने कंट्रोल में रखना है और उस समय को निकाल पाना बहुत मुश्किल मानते हैं। ये क्या लगता है आपको कि बहाना है या वाकई में ऐसा है? नहीं, ऐसे में सबके लिए सब चीज़ों के लिए हमें समय तो मिलता है, लेकिन ऐसे बात नहीं है। जो भी अच्छी चीज़ें हैं ज़िंदगी के लिए आवश्यक है उसको समय मिलता नहीं तो निकलना पड़ता है। जो मन बना लिया तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये योग सिर्फ 10-15 मिनट या 40 मिनट योग अभ्यास करना ही योग नहीं है। योग के बहुत सारे तत्व है, सिद्धांत है, उनको जीवन में अपनाने से हमारा जीवन आरोग्यमय और शांतिमय सुखमय हो सकता है। वो अपनाना योग अभ्यास के साथ साथ वो भी आवश्यक है, वो भी योग है। जी डॉक्टर सुरक्षित, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या योग, जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तब हम देखते हैं कि हम दौड़ते हैं कि हमें मधुमेह हो गया तो योग आसन कौन से करने चाहिए, हृदय की समस्या हो गई तो लोग योग की तरफ दौड़ते हैं। क्या ये सिर्फ रोग भगाने का एक तरीका है या फिर योग अपने आप में बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा आयाम है इसका? योग साधना एक जीवन शैली है। योग अपने स्वरूप से जोड़ने की एक ऐसी अनूठी प्रक्रिया है। जब हम योग का अभ्यास करने लगते हैं तो ये शरीर तो हमारा स्वस्थ हो ही जाता है, भले बीमारी कोई भी क्यों ना हो। साथ साथ आगे बीमारियों से रोकथाम हो जाती है। और केवल शरीर ही क्यों, हमारा मन स्वस्थ होने लगता है, इंद्रियां
सबल हो जाती हैं, बुद्धि का विकास होने लगता है, हमारा अहंकार शुद्ध होने लगता है और हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं। वास्तविकता में योग तो अपने स्वरूप को जानने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें मुक्ति मार्ग पर ले जाती है और जीते जी हम आनंद, उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। शरीर भी स्वस्थ रखते हैं, मन भी स्वस्थ रखते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आज योग की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए केवल योग रोग मुक्ति के लिए ही बताया जाए तो बहुत अच्छा है। किसी भी बहाने से ही सही योग की तरफ व्यक्ति बढ़ तो जाए। जी बिल्कुल। तो जो योग है वो कैसे रोग भगाए ये भी हम आपको बताएंगे कार्यक्रम में। और जैसा कि डॉक्टर गोस्वामी ने कहा कि किसी भी बहाने से लेकिन आप योग की तरफ मुड़े, ये एक कोशिश है और हम देख रहे हैं कि इस कोशिश को बहुत बल भी मिला है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आमतौर पर हम देखते हैं कि शहरों की बड़ी समस्या, गाँव में भी हम देखते हैं कि कमर और मांसपेशियों में दर्द रहना, तो थायराइड की समस्या इसमें क्या भूमिका निभाती, क्या थायराइड की वजह से ये समस्याएं हो रही हैं? मैं चाहती हूँ कि पहले इस पर हम बात कर लें। बेसिकली क्या हो रहा है कि आज तनाव बहुत बढ़ गया है। बच्चे से लेकर एक वृद्ध तक हर व्यक्ति तनाव में ग्रसित है। वो तनाव कभी कभार का नहीं है, ये हर पल का है, हर समय का है, रोज का है। इस तनाव के कारण से हमारे शरीर पर बहुत सारा प्रभाव पड़ रहा है जो अनेक प्रकार की रोगों को जन्म दे रहा है। थायराइड ग्लैंड भी डिस्टर्ब होने लगती है, वो भी तनाव का ही कारण है। तो तनाव को यदि हमने स्वस्थ नहीं किया, ठीक नहीं किया, तो हमारा शरीर स्वस्थ हो नहीं तो सकता। आसन के जरिए इसे भी हम ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, योग के आसन, योग के प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास हमारे तनाव को ठीक करते हैं और हमारे थायराइड ग्लैंड स्वस्थ होने लगती है। इसमें ताड़ासन और सेतुबंधासन बड़ा ही लाभकारी होता है। ताड़ासन के बारे में, सेतुबंध आसन के बारे में अभी आपने बात की, तो सिर्फ हम बातें नहीं करेंगे, आज के कार्यक्रम में बहुत कुछ दिखाएंगे भी आपको। देखते हैं इसी आसन को। आ जाता है, उसको दूर करने में लाभदायक है और साथ ही साथ ताड़ासन में कहीं ना कहीं हमें शरीर में स्थिरता लाने में मदद करता है। 1 ताड़ासन में दोनों हाथों को सामने से ले आए, दोनों उंगलियों को फंसाते हुए हथेलियों को पलटाएं और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। धीरे धीरे अपने सामान्य श्वास करें और यहाँ पे संतुलित होने का प्रयास करें। जिन साधकों से आगे का स्तर हो पाए प्रयास करें, धीरे धीरे अपनी एड़ियों को उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने की कोशिश और धीरे धीरे एड़ियों को वापस लाएं, हाथों को भी अगल बगल से वापस ले आएं। अगला अभ्यास सेतुबंध आसन। धीरे से दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को जंघाओं के पास, पैरों को घुटनों की सहायता से मोड़ते हुए अपने नितंब के पास ले आए और टखनों को पकड़ने का प्रयास करें। सेतुबंध आसन कमर दर्द से पीड़ित व्यक्तियों के लिए और थायराइड से संबंधित विकार वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने नितंब वाले भाग और कमर के मध्यम भाग को ऊपर उठाएं। जितना सहज हो ऊपर उठाने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस आए। तो अभी आपने ये आसन देखे और इन्हें आप अपनाएं अगर आपको ये समस्या है तो। डॉक्टर कोहली, अगर जीवन शैली, उससे पहले मैं कुछ कहना चाह रहा था। तनाव संबंधित एक बात जानना मेरे ख्याल से आवश्यक है कि बहुत लोग ये समझते हैं कि उनको तनाव नहीं है, वो अपने को फील करते हैं मैं कूल हूँ, काम हूँ, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि तनाव हम बहुत कुछ अपने पुराने जन्मों से भी लेके आते हैं और उसके अलावा ये जो तनाव की जो स्थिति होती है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ फोकस जमा रहते हैं जो धीरे धीरे इरप्ट करते हैं, जिनकी वजह से हम तनावग्रस्त हो जाते हैं इस ज़िंदगी में। और दूसरी बात यह है कि पृथ्वी का जो रोटेशन होता है उस रोटेशन से भी, जिसको जियोग्राफिक स्ट्रेस कहते हैं, सॉरी, इसके मूवमेंट से भी हमारे अंदर तनाव होता है जिसका हम समझ नहीं पाते, बहुत सूक्ष्म रूप से होता है। जी जी। तो हर एक आदमी, हर एक इंसान तनाव को फेस कर रहा है। कुछ उसको ठीक से कर पाते हैं, कुछ को नहीं कर पाते। जी तो बिल्कुल। ये थायराइड ग्लैंड्स में जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ तनाव की ही नहीं है, जो हम पानी पीते हैं और आहार सेवन करता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। शुद्ध पानी पीना और जो आहार का सेवन में भी जो पौष्टिकांश रहना है वो भी आवश्यक है। तनाव एक तरफ है, लेकिन हमने 2 आसन देखा यहाँ,
ताड़ासन और सेतुबंधासन। उसके साथ साथ सर्वांगासन हो, मत्स्यासन हो, चक्रासन हो, विशेष तौर पर भ्रामरी प्राणायाम हो और ध्यान की विधियां वो भी बहुत महत्वपूर्ण। चलिए आगे हम वो भी दिखाएंगे, आपने भी थोड़ा सा बता दिया है तो आगे हम उससे भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। लेकिन डॉक्टर कोहली ये बताइए कि अभी आपने बताया कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम तनाव में हैं, लेकिन जो हमारी जीवन शैली, हम देख रहे हैं कितने जीवन शैली हमारी बदल चुकी है, चाहे खान पान हो और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि पानी शुद्ध होना चाहिए, ये तो अब सपने में बातें लगती, खासतौर पर जो शहरों में लोग रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमारे मन के स्वास्थ्य पर किस तरह का असर पड़ता है, क्योंकि मन का जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तो धीरे धीरे उसका असर हमारे शरीर पर भी दिखाई पड़ता है। जी डॉक्टर कोहली। तनाव जो दिया गया है असल में भगवान के हमारे लिए एक गिफ्ट है। तनाव हमको दिया गया है, कोई इमरजेंसी अराइज हो जिसमें हम या तो उससे लड़ें या उससे भागें। जी। इस सिचुएशन के टाइम पर बहुत सारे केमिकल द्रव्य प्रोड्यूस होते हैं हमारे शरीर के अंदर। ये जब प्रोड्यूस होते हैं तो उससे हमारे अंदर एकदम से एनर्जी आती है जो कि हम या तो भागें या लड़ाई करें उस टाइम। जी। लेकिन आजकल की ज़िंदगी में ये छोटी छोटी बात भी जो है इरिटेबल फोकस होते हैं, कोई गुस्सा करता है, कोई ठीक से बोल नहीं पाता या नाराज़ हो जाता है, उससे हमारे अंदर वही केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जो कि एक टाइम के लिए प्रोड्यूस होने चाहिए थे। उससे हमारी हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाती है, पेट के ऊपर बुरा असर पड़ता है, लिवर और ग्लूकोज प्रोड्यूस करने लग जाता है, इन सब से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज़ होने का अंदेशा रहता है। इन सब के साथ ही साथ बाकी जितने भी सिस्टम हमारे शरीर के हैं, क्योंकि हम रिलैक्स नहीं रहते उसकी वजह से सब प्रॉब्लम होती हैं। सच बात तो ये है कि करीब करीब सब बीमारियां जो होती हैं वो तनाव की वजह से ही होती हैं। जी जी। एक्सीडेंट को छोड़ दें, इंजरीज को छोड़ दें, उसके अलावा बाकी करीब सब बीमारियां तनाव की वजह से होती हैं। बिल्कुल, यानी मन का स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें योग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों, योग जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है, लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है। अभी कोरोना संकट के दौरान भी ये देखा जा रहा है कि हॉलीवुड से हरिद्वार तक घर में रहते हुए लोग योग पर बहुत गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। हर जगह लोगों ने योग और उसके साथ साथ आयुर्वेद के बारे में और ज्यादा जानना चाहा है, उसे अपनाना चाहा है। कितने ही लोग जिन्होंने कभी योग नहीं किया, वे भी या तो ऑनलाइन योग क्लास से जुड़ गए हैं या फिर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से भी योग सीख रहे हैं। सही में योग कम्युनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी सबके लिए अच्छा है। साथियों, कोरोना संकट के इस समय में योग आज इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। योग में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायाम है जिनका असर हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं। ये टाइम टेस्टेड टेक्निक्स हैं जिसका अपना अलग महत्व है। कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम से अधिकतर लोग परिचित होंगे, लेकिन भस्त्रिका, शीतली, भ्रामरी जैसे कई प्राणायाम के प्रकार है जिसके अनेक लाभ भी है। वैसे आपके जीवन में योग को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने भी इस बार एक अनोखा प्रयोग किया है। आयुष मंत्रालय ने माय लाइफ माय योग नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग उसकी प्रतियोगिता शुरू की है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको अपना 3 मिनट का एक वीडियो बना करके अपलोड करना होगा। इस वीडियो में आप जो योग या आसन करते हो वो करते हुए दिखाना है और योग से आपके जीवन में जो बदलाव आया है उसके बारे में भी बताना है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप सभी इस प्रतियोगिता में अवश्य भाग लें और इस नए तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप हिस्सेदार बनिए। और इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे। और जैसा कि हमने अभी शुरुआत में चर्चा की कि अक्सर बहाना ये रहता है कि हमारे पास समय नहीं है, तो इसका भी समाधान है, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद उन सरल आसनों के बारे में जानेंगे जिससे अपनाकर आप तन और मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। छोटा सा ब्रेक। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम
जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो इस बार का हमारा जो एपिसोड है वो योग स्पेशल एपिसोड है और योग के अलग अलग आसनों के बारे में बता रहे हैं, उसके लाभ के बारे में आपको बता रहे हैं और बहुत खास मेहमान हैं। तो अगला 1 घंटा आपके लिए, आप हमें फ़ोन करें अगर कोई सवाल है, हम तक कोई सवाल पहुँचाना चाहते हैं और अगर आप उसका समाधान चाहते हैं, कोई सलाह चाहते हैं तो ये मंच आपके लिए है। और इस बीच एक हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी बताइए क्या समस्या है? मेरा कब्ज बना हुआ रहता है और गैस बना हुआ रहता है। चंदेश्वर जी कहाँ दर्द रहता है? नालंदा बिहार से बोल रहे हैं। कब्ज बना रहता है, कब्ज की समस्या है आपको? जी, और गैस बनता है। गैस और कब्ज की समस्या है। डॉक्टर सुरक्षित क्या बताना चाहेंगे? जी हम आपका प्रश्न सुन चुके हैं, समझ गए हैं, बस आप जवाब ले लेते हैं। यदि पवन मुक्त आसन किया जाए तो काफी हद तक कब्ज की शिकायत और गैस की शिकायत से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत ही सिंपल अभ्यास है, हर व्यक्ति इसको कर सकता है, उम्र कोई भी हो, बेकार कोई भी हो, लेकिन पवन मुक्त आसन यदि रोज किया जाए, इसका नाम ही है पवन मुक्त आसन, तो पवन से मुक्ति दिलाने के लिए बड़ा उपयोगी है। तो आइए देख लेते हैं पवन मुक्त आसन। चलिए पवन मुक्त आसन दिखाते हैं। धीरे से पैरों को मिलाएं पवन मुक्त आसन के लिए। दोनों हाथ जंघाओं के पास, दोनों पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री कोण तक उठाएं। घुटने मोड़ते हुए सीने के पास लाएं और धीरे से दोनों हाथों की उंगलियां फंसाते हुए पैरों को पकड़ लें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन उठाएं और ठुड्डी वाले भाग को घुटनों के बीच लगाएं। धीरे धीरे वापस आए, हाथों को ढीला छोड़ें, पैरों को सीधा करें और धीरे धीरे पैरों को वापस ले आए। कुछ कहना था इसमें? तो अभी आपने ये योग देखा और हमारे जो भी दर्शक थे जिन्होंने अपनी समस्या बताई, तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप इस आसन को करते हैं, जो कि बहुत आसान करना है, तो इसे अपनाइए और जिस समस्या की बात करते हैं, कब्ज की समस्या है, उससे आप निवारण पा सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसका कुछ प्रिकॉशन भी जी बताइए। जिन साधकों को गले नेक की प्रॉब्लम हो, स्पॉन्डिलोसिस हो या गर्दन में कभी इंजरी हुई हो, वे अपनी गर्दन न मोड़ें कभी भी। जो भी आसन करते हैं कुछ तो प्रिकॉशन होती है जी। सो अपना क्षमता के अनुसार करें, कुछ शिक्षक का मार्गदर्शन लेना जरूरी होता है। जी, अब मैं आपसे डॉक्टर ईश्वर जानना चाहूँगी कि एक चीज़ हमने ये भी देखा, जैसे डिजिटल वर्ल्ड है आज की दुनिया जो है, अब पूरी दुनिया आपकी उंगलियों पर है, तो ऐसे में स्ट्रेस भी ये साथ में लेकर आया है और स्ट्रेस के चलते हम देखते हैं कि कई तरह की और भी समस्या है, मोटापा, पीठ में दर्द होना, हम देख रहे हैं कि गर्दन में भी आजकल लोगों को बहुत दर्द होने लगा है। तो हर तीसरा व्यक्ति इस तरह की समस्या से शिकार है, ऐसे कुछ आंकड़े हमारे सामने आए हैं। इसे योग से कैसे हम ठीक कर सकते हैं? नहीं, योग अभ्यास में अभी हमारा भुजंगासन है, उत्तान मंडूकासन है, उष्ट्रासन है और इवन पाद हस्तासन जैसे कुछ आसनों का एक हम ज़्यादातर आजकल जो है नए नए आसन बता रहे हैं, लेकिन उसका एक कैप्सूल बनाना, मतलब एक आसन के बाद एक कॉम्प्लीमेंट्री पोस्चर होती है, एक कैप्सूल बनाकर दिया तो ऐसे बीमारियों को हम बहुत जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। विशेष तौर पर जो आप बता रहे हैं ना, वो बीमारी मस्कुलोस्केलेटल डिसीजेस कहते हैं। सो उसमें दवाई से ज़्यादा योग, और योग में जो अलाइनमेंट करते हैं वो अलाइनमेंट के हिसाब से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं। फिजियोथेरेपी में भी जाते हैं, लेकिन यहाँ साइको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है योग में वो ज़्यादा आवश्यक है। इसमें बहुत सिंपल चीज़ें भी होती हैं जो आदमी घर बैठे बैठे, यहाँ बैठे बैठे भी कर सकता है जी। जैसे अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे अपनी गर्दन को रोटेट करें, इससे गर्दन के ऊपर, कंधों के ऊपर अच्छा असर आता है। या हाथों को इस तरह करके जो हम लोग सूक्ष्म क्रियाओं में कराते हैं, उससे शोल्डर बहुत अच्छी तरह इफेक्ट होते हैं। इसका कारण ये है कि जब तनाव होता है, तो आपने नोटिस किया होगा, जब भी तनाव होता है तो हमारे मसल टेंस हो जाते हैं। जी जी जी। जब हम मसल्स को रिलैक्स करते हैं किसी भी मेथड से,
उससे आराम मिलता है फिर। स्टिफनेस हो जाती है बॉडी में। जी। जी विशेष रूप से यदि देखा जाए तो योग में एक क्रिया होती है कपालभाति क्रिया। वैसे मैं आपको बता दूं कपाल भारती नहीं है, ये कपाल भाती अक्सर हमने देखा है लोग इसे बोलने में गलती करते हैं, जो इसको भारती बोल देते जी, हैं। जी, जी। तो कपाल भाती पूरे शरीर को स्वस्थ बनाने की एक अनूठी प्रक्रिया है। यदि सुबह खाली पेट शौच आदि से निवृत्त होकर व्यक्ति कपाल भाती का अभ्यास करे तो काफी हद तक बीमारियों से बचा जा सकता है। और जो बीमारियां शरीर में पाचन तंत्र की विकृति है, चाहे वो अस्थमा है, चाहे वो हार्ट डिजीज है, तो यदि सही प्रकार से इसको हम अभ्यास करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। कपालभाति का असर मस्तिष्क पर ही पड़ता है। मस्तिष्क ठीक है तो सारे ठीक रहता है। इसलिए कपाल भाती, कपाल क्षेत्र चलिए, चमक अभी जाता है। आपने इसे गलत बुलाते हैं, इसका नाम गलत तरीके से लेते हैं, ये हमने एक सुधार किया है। और जो लोग अभी तक इसे भारती बुला रहे थे अब भाते बुलाएं। लेकिन आगे हम आपको बताएंगे कि कई लोग इसे करने में भी गलती करते हैं, तो सही तरीका क्या है, कैसे करें ये योग, आइए देखते हैं। कपालभाति क्रिया, धीरे से पद्मासन में आए और जिनसे पद्मासन ना हो वह अर्ध पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं या सुखासन। कपालभाति क्रिया के लिए दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण करें। निरंतर लगातार श्वास छोड़ने की प्रक्रिया कपालभाति, एक्टिव एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन। आंखों को कोमलता से बंद करें और 1 सेकंड 1 स्ट्रोक के साथ कपालभाति का अभ्यास आरंभ करें। लंबा श्वास भरें, श्वास बाहर करें। कपालभाति क्रिया कई प्रकार के रोगों को दूर करने में सहायता प्रदान करती है और षटकर्म क्रियाओं में सबसे अंतिम क्रिया कपालभाति क्रिया है। एक कॉलर है, बात करते हैं। राजेश हैं जिन्होंने हमें उज्जैन से कॉल किया है। जी राजेश जी, बताइए क्या समस्या है, क्या जानना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग मैडम। जी गुड इवनिंग। मेरा सवाल यह है कि मेरे पिताजी की उम्र है 50 साल के लगभग है। तो वो जब अनुलोम विलोम करते हैं 8-10 मिनट करते हैं सुबह सुबह, तो उन्हें बुखार जैसा आ जाता है, हड्डी बुखार। अच्छा, बुखार आ जाता है, ये क्यों, क्या वजह हो सकती है? अनुलोम विलोम अभ्यास से बुखार नहीं आती है। बुखार का होता है ज़्यादातर इन्फेक्शन वगैरह होते हैं तब बुखार होती है, उसको सही ढंग से चेक करना है। अनुलोम विलोम करने के बाद आप शीतली प्राणायाम करें, भ्रामरी का अभ्यास करें। थोड़ा सा अनुलोम विलोम करने से पहले थोड़ा शवासन में विश्रांति ले, कोई 1-2 आसन करने के बाद अनुलोम विलोम करें। लेकिन आज तक मैंने अनुलोम विलोम करने के बाद कोई बुखार है, कोई बीमारी है, ऐसे होने का पहली बार मैं सुन रहा हूँ। उसका इलाज आप जरूर। डॉक्टर कोहली, इसमें क्या किया जा सकता है? जैसे कह रहे हैं कि उनको लगता है कि ये आसन करने से उन्हें बुखार आ जाता है और हड्डी बुखार बता रहे हैं, तो आप बेहतर समझा सकेंगे कि नहीं, क्या? बुखार का इससे कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बुखार का कारण कोई और होगा जिसके लिए उनको किसी डॉक्टर से परामर्श करनी होगी। जी, और ध्यान रखें अनुलोम विलोम ही कर रहे हैं या सूर्यवेदी प्राणायाम कर रहे हैं? इसमें क्या गलती होती है, भी बता दीजिए। उस सूर्यवेदी प्राणायाम में शरीर में ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊष्मा बढ़ जाती है। तो लगातार यदि 10 मिनट सूर्यवेदी प्राणायाम किया जाएगा तो हमारे शरीर में एकदम हीट पैदा हो जाएगी और शरीर गर्म लगने लगेगा। हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि फीवर हो गया है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जबकि कूल डाउन करने की प्रक्रिया है, तो अपनी विधि को सही कर लें। सूर्यभेदी कभी भी गर्मियों में न करें। वो हमेशा ठंडक के लिए किया जाता है वो प्राणायाम, क्योंकि गर्मी पैदा करता है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा। जी, तो जैसे बता रहे हैं कि 15 मिनट करते हैं सुबह और शाम के वक्त भी, तो या क्या ये समय ज़्यादा है, ज़्यादा समय? ये कुछ ज़्यादा है। नहीं, प्राणायाम के आदत है नहीं है तो फिर ज़्यादा है। नहीं है तो ज़्यादा है, लेकिन प्राणायाम का अभ्यास शुरुआत में 3 मिनट 4 मिनट से जाकर हमने 80 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन वो मात्रा ग्रेजुअली इंक्रीज होना चाहिए। सडनली 15 मिनट किया, 2-4 दिन छोड़ दिया, बाद में 20 मिनट किया, ऐसे इरेगुलर अभ्यास करने से ऐसे परिस्थितियां आ सकती हैं। वो शरीर अपना बताता है कि कब रुकना है। जी, और हो सकता है वो ज्यादा फायदे की वजह सोच रहे होंगे कि हम ज्यादा समय करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। वो कई बार टीवी पे देख लेते हैं ना 15 मिनट करो, तो सबके लिए नहीं है। जी, हाँ, ये कपालभाति भी ऐसा है कि कभी कभी लोग 800 स्ट्रोक कर लेते हैं, सारे करते हैं। और वैसे भी यदि कोई 800 कर रहा है सर,
तो बैठा तो खुद ही गिन रहा होगा, तो कोई गिन तो रहा नहीं उसके लिए, तो इसका मतलब उसका ध्यान तो 800 गिनती पे है, तो योग हो कहाँ रहा है। अच्छा, ये भी अच्छा, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए, क्योंकि कई बार ये कहते हैं कि इतने बार करना है, अगर आप सूर्य नमस्कार आसन कर रहे हैं तो ये इतने बार करना है, इतने दिनों में। ध्यान गिनती पर है, ध्यान घड़ी पर है, तो वास्तविकता में योग हो ही नहीं रहा है। नहीं, आपको ध्यान जो रखना है वो अपनी क्रिया के ऊपर या आसन के ऊपर या प्राणायाम के जो लाभ हो रहे हैं उसके ऊपर ध्यान आपको देना है जी, तभी आपको पूरा ध्यान मिलेगा, तभी लाभ मिलेगा। या फिर ऊपर वाले के ऊपर आप ध्यान करके करें जी। अगर आप काउंट करते रहेंगे तो आपको ध्यान का फायदा मिलेगा ही नहीं। जी, रुचि है एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर। जी रुचि जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो जी रुचि जी, क्या सुन पा रही है मुझे? हेलो, हाँ बताइए क्या समस्या है, क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना मेरा वजन बढ़ा है। रुचि, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, एक बार। जी चलिए, शायद जी मुझे लगता है कि लाइन में कुछ गड़बड़ है, लेकिन रुचि अगर आप हमें टेलीविज़न से सुन रही हैं तो आप हमें दोबारा फ़ोन कीजिए, हम ज़रूर आपके प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अब मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर कोहली आपसे कि किस तरीके से योग, अगर हम अपने हृदय के स्वास्थ्य की बात करें, उसमें कैसी भूमिका निभाता है? योग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हृदय संबंधित बीमारियों के लिए, और आज ही से नहीं, इसके बारे में कई सालों से शोध हो रहा है। सबसे पहले डॉक्टर डीन ऑनिश हैं जो अभी भी जीवित हैं, उन्होंने इसके ऊपर सबसे पहले प्रकाश डाला था। 1975 से लेकर अभी तक वो कार्यरत हैं। उन्होंने ये प्रूव किया था कि योग के साथ और जो लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन होते हैं उससे हृदय की नाड़ियों में जो रुकावट होती है वो रिवर्स भी की जा सकती है। ये उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है। उनका प्रोग्राम पहले 1 साल का था जो एक्सटेंड होता रहा कई साल तक, और हर साल में इम्प्रूवमेंट मिलता रहा। जिन नाड़ियों में रुकावट थी वो रुकावट कम होना शुरू हो गई। वो उन्होंने प्रूव किया साइंटिफिकली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी जिसके रुकावट हो, क्रिटिकल रुकावट हो, वो शुरू कर दे बिना किसी परामर्श करे हुए। वो डॉक्टर से पूछ के किसमें क्या कर सकता है उसके बाद उसको करना है। अगर किसी के क्रिटिकल ब्लॉक हैं उनका समाधान होना आवश्यक है, और उसके साथ ही साथ उसके बाद में योग करें तो उसको बहुत लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, तो इसे भी अगर आप किसी विशेषज्ञ के परामर्श के बात करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हर किसी का शरीर अलग होता है, समस्याएं अलग होती हैं, और उसी के अनुरूप ही अगर आप आसन करें। उसमें 2 चीज़ें हैं। जो योग हम स्वास्थ्य के लिए करते हैं, स्वस्थ है, वो प्रमोशन के लिए तो अलग है, लेकिन जब अब कोई भी बीमारी हो वहाँ विशेषज्ञ का सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि उससे कभी कभी हमें समस्या ही हो सकती है। इसके लिए असल में कई प्रोटोकॉल भी अब बन चुके हैं, जिनको कि कब कैसे प्राणायाम शुरू करना है, कब कौन सा आसन करना है, किस महीने में करना है, ऑपरेशन के बाद किस हफ्ते में करना है, सब कुछ डिसाइड हो चुका है। जी चलिए, इसी के साथ ही यहाँ पर एक और हमें छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा इंतजार आपको करवाएंगे। ब्रेक के बाद इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और आसन दिखाएंगे, कहीं मत जाइएगा। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं योग कैसे आपके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव ला सकता है, और ये हर किसी को अपनाना चाहिए, और क्यों अपनाना चाहिए, कैसे अपनाना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हम तक पहुँचाएँ। अब मैं डॉक्टर सुरक्षित आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि कहते हैं कि योग मतलब सुबह उठें आप और उसके बाद करें, वो सबसे बेहतर समय होता है, लेकिन जीवन शैली बदल रही है, लोग रात में भी काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और पूरा एक जो दिन का जो सिस्टम है वो बदल चुका है। तो ऐसे में योग कैसे किया जा सकता है, और प्रतिस्पर्धा में, तनाव में कैसे इसे अपने जीवन में शामिल करें, और कौन कौन से योग आसन हो सकते हैं इसमें?
बेसिकली क्या है कि ऐसा नहीं है कि यदि आपके पास में आधा घंटे का समय नहीं है तो आप योग नहीं कर सकते। योग के कुछ आसन, कुछ अभ्यास, कुछ प्राणायाम, कुछ ध्यान की टेक्निक्स ऐसी हैं जो दिन भर आप किसी ना किसी अभ्यास में रह सकते हैं। बस छोटे छोटे अभ्यासों को आप सीख लें। आप ऑफिस में हैं तो कर सकते हैं, आप मेट्रो में हैं तो कर सकते हैं, आप घर में हैं तो कर सकते हैं। ये हल्के फुल्के अभ्यास आपके तनाव को काफ़ी हद तक कम कर देंगे, जिसमें ध्यान का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। यदि आप श्वासों के ही साक्षी हो जाएं तो मन काफ़ी हद तक शांत होने लगता है और ये श्वासों का साक्षी आप कभी भी हो सकते हैं। तो इसमें कुछ और अभ्यास हैं, इसमें विशेष रूप से भ्रामरी प्राणायाम है जो आपके मन को शांत कर देगा। तनाव कितना भी क्यों ना हो, प्रतिस्पर्धा के कारण से मन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, जो इरिटेशन और गुस्सा पैदा हो रहा है, उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम जो आप कहीं भी कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम आप कैसे, ये क्या कर सकते हैं आसानी से? मान लीजिए आप अपने ऑफिस में बैठे हैं तो हाँ, आप भ्रामरी प्राणायाम में आप बैठे हैं आराम से, तो उसमें हम क्या करेंगे कि सांस पूरा भरें। अधिक से अधिक श्वास भरने के बाद में जब श्वास निकालेंगे तो भंवरे जैसी गूंज करेंगे। जी, हमें करके दिखा सकते हैं? हाँ, ऐसी कि जैसे भंवरा फूल के ऊपर मंडराता हुआ गूंज कर रहा हो। केवल श्वास पूरा भर ले और श्वास निकालते हुए गूंज करें। एक सिंपल प्रैक्टिस इस अभ्यास की कर लें। बाहर की आवाज आपके कानों में ना जाए, इसलिए अंगूठों से कानों को बंद कर लें। 3 उंगलियां आंखों पर रखें जिससे मन में कोई विचार ना आए। एक उंगली को माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र पर रख लें जिससे आपका ध्यान आज्ञा चक्र की ओर लगा रहे। सांस को पूरा भर लें। भरने के बाद जब श्वास निकालें तो गूंज करें। इस प्रकार से ये अभ्यास 8-10 बार कर लें। और आपको ऐसा लगता है कि आप ऑफिस में हैं, आप अपने हाथों से कानों को बंद नहीं करना है, तो आप हाथ नीचे रखें, आंखें बंद करें और धीरे धीरे इस गूंज को माध्यम से लगातार इसको प्रैक्टिस करते जाएं। आप पाएंगे कुछ ही देर में आपका मन शांत होने लगेगा। इसके बाद आप बैठ जाएं और साक्षी हो जाएं अपने श्वासों के। आंखें बंद हैं और श्वास कब आ रही है और कब जा रही है। ना श्वास को लंबा करें, ना श्वास को छोटा करें, ना श्वास को रोकें, ना बाहर रोकें, ना अंदर रोकें। केवल साक्षी होते ही आप पाएंगे आपका मन शांत होने लगेगा और ये आप कभी भी कर सकते हैं। जी, तो मन के स्वास्थ्य का एक बहुत अच्छा विकल्प है। लेकिन इस बीच एक हमारे दर्शक हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी, मुझे हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। उससे पहले हेलो। हाँ जी, बताइए। उससे पहले तो मैं आप लोगों को पूरी डीडी किसान की जो टीम है इसको पूरा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये क्योंकि किसानों के लिए इतने इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम लेके आते हैं और उसके साथ साथ हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम भी ये लेके आते हैं। तो मैं आप दिल से इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आप लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है कंवर साहब, और आप इसका लाभ उठा रहे हैं, चाहे वो कृषि संबंधी हो या फिर स्वास्थ्य की। ये हमारे लिए बहुत बड़ी कह सकते हैं चुनौती थी, जिसे हम, मुझे लगता है कि आप लोगों के जो आप रिएक्शन आ रहे हैं उससे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। चलिए, आपने ब्लड प्रेशर की बात बताई, बीपी की बात बताई कि समस्या है आपको, और कुछ भी जानना चाहते हैं? नहीं, मुझे थोड़ा इसी के बारे में, इसके मैं मतलब कौन सा योग मैं कर सकता हूँ उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, कोहली साहब कुछ बताना चाहेंगे? जैसे में ब्लड प्रेशर की समस्या है, और मुझे लगता है आजकल तो आम समस्या हो चुकी है। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि हाइपरटेंशन, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन पूरी तरह से ठीक की जा सकती है योग के हिसाब से। और इसमें ये हम लोग कुछ पहले तो प्रिकॉशन बताते हैं कि सांस रोक के कोई भी आसन या प्राणायाम न करें अगर हाइपरटेंशन है तो। दूसरी बात यह है कि इसमें प्राणायाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी। खास तौर से अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम या चंद्रभेदी प्राणायाम, ये सब प्राणायाम बहुत लाभकारी होते हैं इसमें। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ इसके साथ ही में कि अक्सर साधक पूछते हैं कि हम आंखें बंद करके क्यों करें। इसका कारण ये है कि आँख जब हम खुली रहती है तो 83% सेंसेशन हमारे मस्तिष्क में आँख से ही जाते हैं जी। और योग में हम मन को शांत रखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आँख हमारी खुली रहेगी तो हम पूरी तरह से लाभ नहीं पा पाएंगे उसका। नहीं, इसके साथ साथ जो हाइपरटेंशन पेशेंट्स हैं, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया प्राणायाम का, लेकिन प्राणायाम सही ढंग से करने के लिए कुछ आसनों का अभ्यास बहुत ज़रूरी होती है। जैसे हमने भुजंगासन हो, अर्ध उष्ट्रासन हो, उष्ट्रासन हो, वक्रासन हो,
और बहुत लाभदायक आसन है, बहुत सरल आसन है। हमारा कॉमन योगा प्रोटोकॉल में भी बताया गया अर्ध हलासन। मैंने खुद बहुत पेशेंट्स को अर्ध हलासन सिखाया, उससे हमने हाइपरटेंशन को 2-3 महीने के अंतर्गत उनको बहुत समाधान मिला है जी। इसमें त्रिकोण आसन का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है होता है, लेकिन अर्ध हलासन बहुत उपयोगी माना जाता है क्योंकि वो कार्डियो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको सबल बनाते हैं। वो क्या है कि जब प्राणायाम बनाते हैं आपको श्वसन मार्ग है वो क्लियर होना चाहिए। आसन के जरिए वो सारे सांस का मार्ग है खुल जाता है, तब आपका प्राणायाम इफेक्टिव हो जाती है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया प्राणायाम को लंबे समय तक करना है, 1-2 बार ऐसे करने से वो हाइपरटेंशन पर प्रभाव नहीं होता है। कोई भी प्राणायाम करे बिना कुंभक करे, मतलब श्वास नहीं रोकना है, लेकिन जब करते हैं तो कम से कम 9-10 साइकिल्स तो कंप्लीट करना ही है, तब आपको बहुत अच्छा। और जहाँ तक हो आसन करने के बाद प्राणायाम करें, क्योंकि जब हम आसन करते हैं तो हमारी एनर्जी एक्सपेंड हो रही है। जब प्राणायाम करते हैं हम प्राण इम्बाइब कर रहे हैं, तो संतुलन पैदा हो जाता है। दोनों पैदा जी। उसके बाद ध्यान का भी अभ्यास करना, और थोड़ा दिन में मुस्कुराया करें और योग निद्रा भी किया, प्रेम के भाव को थोड़ा सबसे अच्छा योगासन है। जब तक प्रेम भाव नहीं आएगा तनाव फिर आ जाएगा, ब्लड प्रेशर फिर बढ़ जाएगा। तो अपने मन की स्थिति को बेहतर से बेहतर करते जाएं, और कभी कभी जब भी मौका मिले शवासन कर लिया करें। और आपकी बातचीत में प्रेम झलकना चाहिए। अंदर का जो द्वेष है, जो राग है, उससे थोड़ा सा आप अपने आप को कम करें तो काफी हद तक मन में सुधार। शवासन के बाद योग निद्रा कर लें तो सोने में सुहागा है। जी जी। तो इन्हें कौन सा आसन बताया जिन्हें अभी हमारे जो दर्शक थे ये तो ये किस तरीके के? अर्ध हलासन हो, शशंकासन हो, जो भी शशकासन कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। हम शशकासन दिखाने की कोशिश करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा बता दीजिए पहले, हम उसके बाद इसको दिखाते हैं। शशकासन काफी लाभकारी होता है, वो हमारे मन को शांत करने की एक प्रक्रिया है, और हमारी रीढ़ की हड्डी पर भी उसका एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, ऊर्जा को बैलेंस कर देता है। शशकासन मन को शांत करके एक्चुअली जो बिखरा हुआ मन है उसको एकाग्र कर देता है। हम ग्रेविटी के बिल्कुल नजदीक चले जाते हैं, तो नेगेटिविटी काफी हद तक हमारी कम होने लगती है, और हम एकदम एकाग्र हो जाते हैं, शांत होने लगते हैं। क्या होता है कि नहीं तो हम बहिर्मुख हैं और न जाने कितने विचार हमारे मन में लगातार तैरते रहते हैं और हम खो जाते हैं। तो ये हमारे निर्विचार करने की प्रक्रिया बारे में आपने बताया है, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार करें दर्शक, इस ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं कैसे करें आसन। छोटा सा सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है स्वस्थ किसान में। योग विशेष है आज का हमारा कार्यक्रम। बहुत सारी बातें हमने की, और ब्रेक से पहले जैसा कि सुरक्षित जी कह रहे थे कि मन जो हमारा बहुत इधर उधर भागता रहता है, मन तो चंचल है, लेकिन उसे हम कैसे काबू में करें? कौन सा योग आसन है जिसे हम कर सकते हैं? आइए देखते हैं। शशक आसन, यह आसन अवसाद और तनाव को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। धीरे से दोनों घुटनों को फैलाएं और दोनों हाथों को जमीन पर रखते हुए कंधे की दूरी के जितने अपने हाथों को जमीन पर रखें और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएं। प्रयास करें आपकी ठुड्डी और सीने वाला भाग जमीन पे लग पाए, नितंब एड़ी से सटे हों। इस सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने की कोशिश करें और धीरे धीरे वापस आए। समस्या है कुछ ऐसा बोल दीजिएगा, फिर इसके बाद पैरों को मिलाएं। चलिए, अभी आपने देखा, और ये बहुत आसान से योग आसन है, हर किसी के लिए आसान है करना। बस ये है कि अपने मन को आप इसके लिए तैयार करें। मन जो है, जो चंचल है, उसे कैसे आप काबू में कर सकते हैं, ये हमने बताने की कोशिश की। और असर आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, जो भी आप अभ्यास करते हैं, शशकासन हो, पवन मुक्तासन हो, अर्धहलासन हो, जो समय निर्धार करे सही ढंग से, जो बीमारियों के लिए अलग है, स्वस्थ रहने के लिए अलग है। सो विशेष तौर पर जो सुरक्षित जी ने जो कह रहे हैं कि तनाव मुक्ति
जिंदगी जीने के लिए योग का अभ्यास नियमित रूप से करने का आवश्यकता है। जी जी बिल्कुल। तो सरल आसनों के बारे में हम बात कर रहे थे, उसमें कौन कौन से सरल आसन हो सकते हैं ताकि हम आगे दर्शकों को दिखा भी सकें? सरल आसन वैसे ताड़ासन है, अर्धचक्रासन है, वज्रासन है, उत्तान मंडूकासन है। काफी हद तक हमारे पूरे सिस्टम को आराम देते हैं, रिलैक्स देते हैं। जी जी। तो इन अभ्यासों को हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल, चलिए देखते हैं। सांस संबंधित विकार हो, चाहे कमर दर्द से संबंधित विकार हो, थायराइड रिलेटेड परेशानियों में भी अर्धचक्रासन लाभदायक है। दोनों हाथों को कमर पे रखें, कोहनियों को समीप करें, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं और धीरे धीरे प्रयास करें अपने सीने वाले भाग को आकाश की ओर ले जाने का। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए और धीरे से हाथों को वापस ले आए। अगला आसन कटी चक्रासन। धीरे से दोनों पैरों में कंधे जितना अंतर दें। दोनों हाथों को अगल बगल से सामने की ओर ले आए और धीरे धीरे शरीर को दाईं तरफ मोड़ें। इसमें शरीर का नाभि से ऊपर का भाग दाईं तरफ मुड़ेगा। ध्यान रहे कमर का निचला हिस्सा सीधा रहे। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहे। यह आसन डायबिटीज के लिए लाभदायक है। धीरे धीरे वापस आए। यही अभ्यास विपरीत दिशा से। एक आसन यदि आप बाईं दिशा से करते हैं तो उसको दाहिनी दिशा से करना आवश्यक है। धीरे धीरे वापस आए। हाथों को वापस ले आए और पैरों को मिलाएं। पादहस्तासन मेरुदंड को लचीला करने के लिए और पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक आसन। तो पहले पादहस्तासन के लिए दोनों हाथों को सामने ऊपर की ओर उठाएं, शरीर को खींचें और श्वास छोड़ते हुए सीधी कमर के साथ नीचे जितना सहज हो हाथों को जमीन पर लगाएं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस वाले, लंबर स्पॉन्डिलोलाइसिस जिनको पीड़ा है वो ना करें। धीरे से हाथों को पंजों के पास ले आएं और सिर वाले भाग को नीचे की ओर ले जाने का प्रयास करें। यदि जिनसे इतना ही हो पाए इतना करें। आवश्यकता नहीं है आप ज़्यादा जाने की कोशिश के लिए अपने पेट और कमर पे खिंचाव दें। श्वास भरते हुए वापस आएं। धीरे धीरे हाथों को सीधी कमर के साथ वापस ले आए। अब हाथों को अगल बगल से वापस ले आए। तो देखिए सिर्फ बातें नहीं है, हम आपको करके भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये अलग अलग आसन आप कर सकते हैं। इस बीच एक कॉलर है गुलाब चंद जिन्होंने हमें कॉल किया है, ये बात करते हैं। जी गुलाब साहब बताइए क्या समस्या है? अस्थमा, दमा की तकलीफ है मुझे मैडम। दमा की समस्या है? हाँ, और खांसी रहती है हरदम। सवेरे में करीब आधा घंटा मकरासन करता हूँ और 1 घंटा अनुलोम विलोम और कपालभाति करता हूँ। जी जी। आपका उम्र क्या है? उम्र 70 साल। कपालभाति कितने बार करते हो आप? कपालभाति अनुलोम विलोम समझो 5 मिनट, 3-4 मिनट का अनुलोम विलोम, फिर 2 मिनट कपालभाति, ऐसा अल्टरनेट करता हूँ। कुछ आसन का अभ्यास भी करना है। उत्तान मंडूकासन, भुजंगासन, अभी अर्धचक्रासन आपने देखे हैं, उसको भी थोड़ा अभ्यास करने से श्वसन तंत्र है उस बहुत सुधार आ जाता है। इधर चालू हो गया 1 मिनट। हाँ जी जी। इसमें उष्ट्रासन भी, हाँ उष्ट्रासन भी लाभदायक है और उज्जाई प्राणायाम भी किया जाए तो वो भी बड़ा लाभकारी होता है। मंडूकासन के बारे में बताए थे और उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन यदि करा जाए तो काफी हद तक उसमें हमारे लंग्स खुल जाते हैं और हमारी पीठ को भी आराम मिलता है, पाचन तंत्र को भी बल मिलता है और श्वसन तंत्र जो है वो मजबूत होने लगता है। उसमें यदि उत्तान मंडूक में लंबा गहरा श्वास भरा जाए तो श्वास लेने में कठिनाई जो रहती है वो काफी हद तक ठीक होने लगती है। तो गुलाब चंद जी, आप कुछ आसन तो कर रहे हैं लेकिन जिसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने बताया, आइए वो देख लेते हैं। मंडूकासन सामान्य डायबिटीज के लिए बहुत लाभदायक है और साथ ही साथ हमारे पाचन तंत्र के लिए लाभदायक है और श्वसन तंत्र को भी स्वस्थ करने में सहायता प्रदान करता है। अब मंडूकासन के लिए वज्रासन में बैठ जाएं। मंडूकासन जिनको घुटनों में दर्द हो, टखनों में दर्द हो, वह इस आसन का अभ्यास ना करें।
धीरे धीरे अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद करें और अपनी मुट्ठियों को नाभि के क्षेत्र के पास रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाएं। धीरे से अपनी कोहनियां समानांतर करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें और भ्रू मध्य दृष्टि। धीरे धीरे वापस आए। श्वास भरते हुए वापस आए। ध्यान रहे वापस आने के बाद भी आपके हाथों की स्थिति वही हो, ये ना हो कि नीचे ही आपके हाथों की स्थिति बदल गई। धीरे से वापस आए। अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन, श्वसन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी आसन और जिन साधकों को तनाव या हाइपरटेंशन से संबंधित विकार है उनके लिए भी उनकी जीवन शैली में यह आसन बहुत लाभदायक है। दोनों पैरों को फैलाएं। धीरे से दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और कोहनियों को मोड़ते हुए विपरीत कंधों के नीचे अपनी उंगलियों को रखने का प्रयास करें। आंखें कोमलता से बंद करें। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे आंखें खोलें, हाथों को वापस लाएं और हाथों को नीचे ले आएं। धीरे से दोनों पैरों को मिलाएं। यह उत्तान मंडूक आसन की स्थिति। तो ये आसन थे और हमारे जो दर्शक थे गुलाब चंद, उन्हें मुझे लगता है कि अब एक सही जानकारी मिल चुकी है, परामर्श मिल चुका है। तो आप ये आसन करिए जिसके बारे में भी हमने बताया है। और अब मेरे मन में एक सवाल ये भी उठ रहा था डॉक्टर साहब कि जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि सुबह के वक्त कीजिए, खाली पेट हो तो ही बेहतर होता है, लेकिन क्या कोई ऐसे आसन भी हैं जिन्हें हम दिन में किसी भी समय भी कर सकते हैं या फिर भोजन के उपरांत किया जा सकता है? जो वज्रासन जैसे आसन है कभी भी आराम से कर सकते हैं। वज्रासन आसन है लेकिन उसका लाभ बहुत बढ़िया मिलती है और विशेष तौर पर हर रोज वज्रासन करने से किसानों को बहुत लाभ मिलता है, महिलाओं को बहुत लाभ मिलता है। उनको घुटनों को दर्द हो, कमर का दर्द हो, ठीक हो जाती है। जो वज्रासन खाने के बाद 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट वज्रासन में बैठ जाती है, हमारा जो पाचन क्रिया है वो सही ढंग से करने में मदद मिलता है। जी हाँ, तो वज्रासन काफी एक्चुअली वज्रासन सभी को करना चाहिए और पहले तो हमारी परंपरा में चला ही आ रहा था। तो हमारी परंपरा में वो सब अभ्यास हमेशा से रहे हैं जो शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो खाना खाने के बाद यदि वज्रासन किया जाए तो काफी हद तक फायदा होगा। बस ध्यान रखें कि यदि घुटनों में दर्द ज्यादा रहता हो तो वज्रासन को अवॉइड करना। चलिए देख लेते हैं। इसके और भी लाभ है वज्रासन के, जैसे कि जैसे पैर कुमोड़ के बैठते हैं तो पैरों का वीनस ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। लेकिन घुटनों का दर्द है तो प्रिकॉशन लेना है, लेकिन करने से घुटनों का दर्द नहीं होता है। जी आइए देख लेते हैं वज्रासन। जिस आसन में हम बैठे हैं यह वज्रासन की स्थिति है और यह आसन भी खाना खाने के बाद अकेला एकमात्र यह आसन है जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। वज्रासन पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक है। अगर इंसान दोपहर के खाने के बाद तो संभव नहीं है, रात्रि के भोजन के बाद भी इस आसन को 5 मिनट करता है तो उसके पाचन तंत्र में सहायता प्रदान होती है, पाचन तंत्र स्वस्थ होता है। तो बिल्कुल वज्रासन आपने देखा और ये जैसे कि हमें सुरक्षित जी बता रहे थे कि ये तो हमारा जो कल्चर, हमारी जो संस्कृति रही है, ये उनका एक तरीके से भाग है, उनमें पहले से ही शामिल है। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन शैली हमारी बदल रही है तो ये चीज़ें भी सब बदल गई हैं और इधर से उधर हो गई हैं और इसी में हमारा योग जो है इसमें मदद करता है। अब क्योंकि कार्यक्रम हमारा अंतिम दौर में है तो मैं चाहूँगी कि जल्दी कुछ मेरे मन में सवाल है उसका जवाब भी ले लिया जाए। ये बताइए कि क्या टीवी पर बैठ करके योग सीखना चाहिए? क्योंकि अभी भी हम दिखा रहे हैं जानकारी देने के लिए, लेकिन आजकल बाजार में योगा सीडी और कई सेलिब्रिटी अपनी सीडी चला रहे हैं। जी देखो, योग का अभ्यास हमेशा योग शिक्षक के निर्देशन में ही होना चाहिए। जी हाँ, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, पूरी तरह से निरोगी हैं और आप फिर टीवी देखकर आप कहीं पर सीखकर अभ्यास कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे, उससे तो बेहतर है कि आप कर रहे हैं। आपके पास योग शिक्षक नहीं है, दूर दराज पे आप रहते हैं तो हल्का फुल्का आप अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन यदि बीमारी है तो फिर आप जी डॉक्टर बोलिए, बीमारी और दिल की बीमारी है उसमें क्या बताना चाहेंगे आप? पहली बात ये बताना चाहूँगा
कि योग के लाभ बहुत हैं, लेकिन अगर उसको ठीक ढंग से न किया जाए तो नुकसान भी बहुत है। बहुत इंजरीज हो सकती हैं उसकी वजह से। इसीलिए जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि निर्देशक के साथ ही इसको करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। उसमें एक है कि जैसे आपने किताब पढ़ते हैं, दूरदर्शन में अभी हम दिखा रहे हैं, ये तो आपके लिए प्रेरणादायक है, ये कि एजुकेशन करने के लिए आपको शिक्षित करते हैं। लेकिन जब आप अभ्यास करते हैं, आपको मालूम नहीं आपको क्या क्या समस्याएं हैं, विशेषज्ञ वो समझ सकते हैं, उसके ढंग से आपको एक योगा प्रोटोकॉल देंगे, वो अभ्यास करना चाहिए। लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम से जो भी प्रचार हो रहा है, उसका भी असर जरूर पड़ेगा। हमारा शिक्षित करेगा, हम एजुकेशन मिलेगी। योग के लिए वातावरण कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर किसी शहरों में जगह भी छोटी रहती है, और गांव देहात में भी अगर हम खेत खलिहान की बात करें या फिर घर के बरामदे में बैठ के करें, कहाँ करना चाहिए जल्दी से? यदि शुद्ध वातावरण हो, एकदम खुले में आप यदि योग का अभ्यास कर रहे हैं, आप छत पे कर लीजिए, आप बाहर आंगन में कर लीजिएगा, तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, आप प्रकृति के नजदीक जाकर अभ्यास कर रहे हैं। जी जी। एक बात और भी है कि हठ योग हम कहते हैं, ह थ, इसका अर्थ होता है सूरज और चंद्रमा। जी जी। इनकी दोनों साइकिल से हम अपने मस्तिष्क को अपने को अलाइन करते हैं, जिसमें पूरा लाभ मिलता है वातावरण से संबंधित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। स्वस्थ शरीर ही नहीं, सुंदर काया भी देता है योग। योग को जिंदगी में शामिल कीजिए और स्वस्थ रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक हमारे मेहमानों की दी गई सलाह से जरूर लाभान्वित हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, हमें पत्र लिखना चाहते हैं, तो हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है स्वस्थ किसान, डीडी किसान, कमरा नंबर 7, द्वितीय मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लीजिए, swasthkisan@gmail.com। तो इसी के साथ ही आज के स्वस्थ किसान विशेष में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ, नए विशेषज्ञों के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आप स्वस्थ रहें और हाँ, योग को ना भूलें, क्योंकि योग भगाए रोग। नमस्कार।